तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई प्रेडेटर लाइन की एक और मूवी जिसका नाम है स्कल या फिर द प्रे। इस मूवी के अंदर ढेर सारे ईस्टर एग्स होंगे जो कि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो देखने में काफी मजा आने वाला है और आपको इसको देखने के लिए पिछले पार्ट्स को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रीक्वल है, यानी कि स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये सब शुरू कैसे हुआ था उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी अगर आपको ये पार्ट पसंद आएगा तो मैं उसके सारे के सारे पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इस मूवी को रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद जरूर आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है सितंबर 1719 में, जहां पर हम नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने ट्राइब कमंचे के साथ एक ग्राउंड में रहती थी। सुबह सुबह नारू जागती है और अपने डॉग सारी के साथ जंगल में जाती है हंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये जो कबीला था वो सर्वाइवल के लिए हंटिंग वगैरह किया करता था। खैर हंटिंग प्रैक्टिस के दौरान वो अपनी एक से पहले तो टारगेट प्रैक्टिस करती है और फिर एक डियर को हंट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी नारू को बहुत कुछ सीखना था और अपने स्किल्स को शार्पन करना था, तो वो उस डियर से बचकर भाग जाती है। तभी सारी उस डियर का पीछा करते हुए एक ट्रैप में फंस जाता है और नारू उसे ट्रैप से निकालकर उसकी चोट पर अर्ब्स लगाती है, जिनको इकट्ठा वो करती रहती थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक अच्छी मेडिक भी थी। उसे तभी बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है और जब वो आसमान की ओर देखती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी यूएफओ थी। लेकिन ये कहानी आज से लगभग 300 साल पुरानी है और तब यूएफओ जैसी चीज के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो नारू उस यूएफओ को सिर्फ एक थंडरबर्ड समझती है। अब तभी हमको दिखाया जाता है ताबे को, जो कि नारू का भाई था और वो एक अच्छा हंटर होता है, जो कि एक ही अटैक में एक उड़ती हुई ईगल को मार गिराता है और ये चीज उसकी स्किल्स को दर्शाती है। अब वो दोनों बात करते हैं जहां पर ताबे उसको अपने कतामिया के बारे में बताता है। कतामिया मतलब होता है बिग हंट। असल में ताबे के फादर उसको हंट के लिए लेकर जाया करते थे, जहां से उसने सब कुछ सीखा था और उसे अपना बिग हंट मिला, मतलब कि कतामिया मिला। नारू बोलती है कि उसने आसमान में एक साइन देखा है और वो प्रैक्टिस भी कर रही है और वो रेडी है अपने कतामिया के लिए, जिस पर ताबे बोलता है कि नारू को पहले एक बिग हंट करना होगा और वो भी उसका जो नारू को हंट कर रहा हो, और तब जाकर वो तैयार होगी। बेसिकली उसको अपने शिकारी का शिकार करना होगा। खैर अगले सीन में नारू घर पर होती है और अपनी माँ से कुछ बात कर रही होती है और उसने अपनी माँ से ही अर्ब्स के बारे में सीखा था। अब ताबे घर पर आता है उस ईगल को लेकर जिसे उसने हंट किया था और नारू खुद के बारे में सोचने लगती है। असल में नारू लोगों को साबित करना चाहती थी कि डिस्पाइट हर जेंडर वो कुछ भी कर सकती है और वो एक वॉरियर भी बनकर दिखा सकती है और वैसा वो सम्मान पाना चाहती थी। खैर तभी हम दूर कहीं पर देखते हैं एक एलियन शिप को, और ये वही शिप है जो कि नारू ने ऊपर देखी थी, यानी कि उड़ती हुई यूएफओ, और इसमें से उतरता है अर्थ पर आने वाला पहला एलियन प्रेडेटर। इधर नारू जंगल में घूम रही होती है और कुछ अर्ब्स इकट्ठे करती है कि तभी उसे ट्राइब बेस से कुछ आवाजें आती हैं और वहां पर जाकर उसको पता चलता है कि एक शेर ने एक लड़के को उठा लिया है। हम देखते हैं ताबे को जो कि कुछ लड़कों के साथ उस लड़के और लैन को ढूंढने के लिए जा रहा था, और नारू भी वहां पर आ जाती है हेल्प करने के लिए, और सभी लड़के उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ताबे उनसे बोलता है कि नारू उनके साथ चल सकती है उनकी हेल्प करने के लिए, और वो उनको कहता है कि वो एक अच्छी मेडिक है जो कि उनकी हेल्प कर सकती है अगर वो लड़का जिंदा बचा होगा तो, और वो लोग आगे जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम एक स्नेक को एक रैट को पकड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर इनविजिबल होकर प्रेडेटर खड़ा हुआ था जो कि उसका सिग्नेचर मूव है, और वो स्नेक उसे सेंस करके अलर्ट हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रेडेटर उसको ही मारकर उसकी स्किन को चीर देता है और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। अब इन सब चीजों से हमको ये पता चलता है कि वो इस अर्थ पर हंटिंग करने के लिए आया है और खुद को साबित करने आया है कि वो सुपीरियर है। खैर नारू, ताबे और बाकी लोग उस लड़के को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे और वो लड़का जख्मी हालत में उनको मिल भी जाता है, और शेर ने उसको खाली घायल किया था लेकिन मारा नहीं था, जो कि काफी अजीब था क्योंकि शेर अपना शिकार ऐसे नहीं छोड़कर जाता। अब नारू उस लड़के को कुछ अर्ब्स देती है और उसके घाव पर भी मरहम पट्टी करने लगती है, और फिर वो उस लड़के को एक खास अर्ब यानी कि एक येलो फ्लावर देती है जिससे उस लड़के की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है, जिससे कि वो जल्दी ब्लीड नहीं करेगा और आसानी से बच जाएगा। सब लोग उस लड़के को वापस ले जाने लगते हैं और ताबे उस लायन को हंट करने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है, जिस पर नारू बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शेर नहीं है बल्कि कुछ और भी है जिसने उस शेर को डराया होगा, और वो अपना शिकार यानी उस लड़के को ऐसे ही छोड़कर वहां से नहीं भागा था। नारू बाकी लोगों के साथ वापस जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे वो मरा हुआ स्नेक मिलता है जिसे उस प्रेडेटर ने मारा था, और नारू उसके
बड़े बड़े फुटप्रिंट्स को सबको दिखाती है, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि ये कोई भालू होगा, और नारू कहती है कि उसको ऐसा नहीं लगता और उसे ताबे के पास जाना होगा उसको वार्न करने के लिए। और वो वहां से चली जाती है और एक लड़का उसके साथ में जाता है। नारू और वो लड़का ताबे के पास पहुंच जाते हैं और नारू उसको बताती है कि उसे जंगल में कुछ ट्रेसेस मिले हैं, जिस पर ताबे ये बोलता है कि वो भालू होगा, लेकिन नारू ऐसा नहीं मानती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ और भी ज्यादा खतरनाक है। ताबे आगे बोलता है कि अभी वो लोग शेर के इलाके में हैं, तो उनको उस पर ध्यान देना होगा और खुद को सेफ रखते हुए उस शेर को मारना होगा। अब वो लोग पास में ही लेटकर शेर का वेट करने लगते हैं, लेकिन नारू सजेस्ट करती है कि उनको शेर के लिए किसी बेट को रखकर उसका इंतजार करना चाहिए, जिससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि नारू यहाँ पर स्ट्रेटजी में काफी माहिर है। और उसका ये कहना था कि जब शेर आएगा तब वो लोग उसका शिकार कर पाएंगे, और इस पर ताबे भी अग्री करता है। अब ताबे शेर वाले रास्ते में जाकर थोड़ी दूर तक जाकर बेट रखने लगता है और नारू दूसरे लड़के के साथ पेड़ पर चढ़कर उसका वेट करने लगती है। और अब शेर आकर उस लड़के को मार देता है और नारू पर भी अटैक करने लगता है। अब नारू इससे थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत रखते हुए उस शेर का सामना करती है। लेकिन तभी कहीं दूर उसको वो यूएफओ दिखाई देता है, जिससे नारू का ध्यान उस पर चला जाता है और शेर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब नारू को होश आता है तो वो घर पर थी और उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। वो बताती है कि ताबे नारू को यहाँ पर छोड़कर उस शेर को हंट करने वापस अकेले गया है, और नारू बोलती है कि वहाँ पर शेर के अलावा भी कुछ है और उसे ताबे की मदद करनी होगी उसके पास जाकर। अब उसकी माँ उससे ये बोलती है कि नारू की दवाई की वजह से वो इंजर्ड लड़का बच गया है, और वो नारू को बोलती है कि उसको ये लगता है कि कतामिया का रीजन हंट करना है, लेकिन इसका रियल रीजन है सर्वाइवल। जी हाँ। अब तभी बाहर शोर होने लगता है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये देखते हैं कि ताबे ने अकेले ही उस शेर को हंट डाउन कर लिया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो कि करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ताबे ने इसको कर दिखाया और उसको ट्राइब का वॉर चीफ बना दिया जाता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन नारू को बुरा लगता है क्योंकि वो इस चीज में फिर से नाकामयाब रही, यानी कि उसका सपना वॉर चीफ बनने का था। अब तभी ताबे उसके पास में आता है और वो ये कहती है कि जंगल में उसने कुछ और भी देखा था और वहां पर कुछ और है और उसे दूर तक जाकर देखना होगा, उसे हंट कर लाना होगा। जिस पर ताबे बोलता है कि नारू अकेले नहीं जा सकती और वो उसके साथ चलेगा, क्योंकि नारू अकेले उस चीज से नहीं लड़ पाएगी। और उसको ये बुरा लगता है और उन दोनों की बहस हो जाती है, जहां पर ताबे ये कहता है कि उसने उस शेर को अकेले मारा है, ना कि नारू ने, और उसने शेर को मारने की कोशिश करी थी लेकिन वो नाकामयाब रही। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन नारू जागती है और फैसला करती है कि वो अकेले ही उस चीज को ढूंढने जाएगी और उसका शिकार करेगी। वो सारी के साथ जंगल में निकल जाती है और जगह जगह उस प्रेडेटर के ट्रेसेस और फुटप्रिंट्स को चेक करती है। दूसरी ओर हम प्रेडेटर को देखते हैं जो कि एक वुल्फ का शिकार करता है और उसका सर काट कर ले जाता है, और अगले ही सीन में वो उस वुल्फ के सर की स्किन किसी गैस से पिघलाकर उसके स्कल को अपने पास रख लेता है, जो कि उसने ट्रॉफी के तौर पर रखा था, यानी कि ये दिखाने के लिए कि वो सुपीरियर है। और वो अपनी रेस के पास में इसको लेकर जाएगा, ये दिखाने के लिए कि वहां पर उसका कोई शिकार नहीं कर पाया, बल्कि उसने खौफनाक चीजों का शिकार किया है। बेसिकली ये एक सबूत था, या फिर आप इसको एक रिवॉर्ड कह सकते हो। वो कहते हैं ना कि हेड एज अ ट्रॉफी। जिसके बाद में हम नारू को देखते हैं जो कि अपने टारगेट प्रैक्टिस कर रही होती है और अपने एक्स पर एक रोप बांधकर उसे थोड़ा सा अपग्रेड कर लेती है। वो रैबिट का शिकार करती है और रात को जंगल में ही सोती है। अगले दिन वो सारी के साथ आगे बढ़ती है तो उसे ढेर सारी बफेलोज की डेड बॉडीज मिलती है जिनकी स्किन को उतार दिया गया था। और बफेलोज एक शांत एनिमल होती हैं, तो नारू को उनके लिए दुख होता है और वो उनके लिए प्रेयर करती है। और उनके पास उसे एक सिगार जैसी चीज पड़ी हुई मिलती है जो कि नारू को नहीं पता था कि क्या होता है। अब वो आगे जाती है और एक मड फील्ड को पार करते हुए उसके अंदर फंस जाती है और उसके अंदर धंसने लगती है, यानी कि दलदल के अंदर। लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी को एक जगह फेंकती है और वहां पर अटका देती है और रस्सी की मदद से बाहर निकल आती है। और यही अपग्रेड उसने किया था जो कि काफी बढ़िया था। खैर अब हमको प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो कि उसे रास्ते पर जा रहा था जहां पर नारू गई थी, और उसे भी बफेलोज की डेड बॉडीज वहां पर मिलती हैं और साथ ही साथ उसके पास पड़ा हुआ सिगार और नारू की रखी हुई प्रेयर लीफ को वो चेक करता है और आगे बढ़ जाता है। बेसिकली उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई तगड़ा शिकार है, क्योंकि जिसने बफेलोज का शिकार किया है वो ताकतवर होगा। खैर अब नारू आगे जाती है और उसे एक भालू दिखाई देता है जिसका वो शिकार करने ही वाली होती है, लेकिन उसकी जो बो का स्ट्रिंग होता है वो टूट जाता है और भालू नारू को देख लेता है और उसके पास में आता है उसको मारने के लिए, लेकिन सारी उसको डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले जाता है। नारू अपनी बो को ठीक करके उस भालू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो भालू बहुत ही बड़ा था और नारू उससे बचकर भागने लगती है और एक जगह लकड़ियों के ढेर के नीचे छुप जाती है और वो भालू उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है जो कि इनविजिबल था और वो उस भालू से लड़ने लगता है और उसको जान से मार देता है। और उस भालू के खून में भीगने की वजह से इनविजिबल प्रेडेटर का जो शैडो होता है, यानी कि जो उसकी आउटलाइन होती है, वो नारू को दिखाई देती है और उससे वो डर जाती है। लेकिन
प्रेडेटर उसको नहीं देख पाता। और ये सीन ओरिजिनल प्रेडेटर 1987 के उस सीन से सिमिलर है जहां पर डच भी ऐसे ही छुपा हुआ था और प्रेडेटर उसको नहीं देख पाता। अब नारू वहां से भाग जाती है और प्रेडेटर उसको स्कैन करने लगता है, लेकिन वो पानी के सहारे यानी कि नदी के सहारे काफी दूर निकल जाती है। अब वो जंगल में आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उसे ट्राइब के कुछ लड़के मिलते हैं जो कि ताबे के साथ नारू को ढूंढने आए हुए थे और ताबे दूसरी जगह नारू को ढूंढने चला गया था, यानी कि वो सेपरेट हो गए थे। यानी कि इनिशियली ये साथ साथ आए थे लेकिन नारू को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए थे। नारू उन लोगों को प्रेडेटर के बारे में बताती है कि उसने अभी कोई मॉन्स्टर देखा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो लड़के उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो आगे बोलती है कि उसे ताबे के पास जाना होगा उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़के उसको जाने से रोकते हैं और एक लड़के से उसकी लड़ाई भी होने लगती है क्योंकि ये लड़का ताबे से चिढ़ता भी था, इसलिए वो उससे बढ़ चढ़कर लड़ाई करता है। अब वो लोग नारू को बांध लेते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। अब वो लोग रेस्ट कर ही रहे थे और वो लड़का नारू की एक्स और उसका बैग ले लेता है और तभी उनको कुछ आवाज आती है जिससे वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी वहां पर एक छोटा सा एनिमल था। वो लड़का उस एनिमल को उठाने आगे जाता है और वो उसे उठाकर खड़ा होता ही है कि तभी प्रेडेटर की क्लासिक लेजर लाइट्स उस पर पड़ती हैं और एरोज आकर उस लड़के को लगते हैं जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल नारू वाली थी कि यहाँ पर बेट की तरह किसी को इस्तेमाल करो और प्रेडेटर ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब बाकी के दो लड़के जो होते हैं वो उस प्रेडेटर से लड़ने लगते हैं लेकिन वो उन दोनों को भी जान से मार देता है। नारू उस लड़के की डेड बॉडी से अपनी एक्स और बैग को लेकर भाग जाती है और वो प्रेडेटर उसके पीछे आता है। आगे जाने पर नारू को एक लड़का मिलता है जो कि उस प्रेडेटर से बचकर छुपा हुआ था, लेकिन प्रेडेटर ने उन दोनों को ही अपने थर्मल स्कैनर से पहले ही स्कैन कर लिया था कि वो लोग कहां पर हैं और उनके पास वो आने लगता है। और ये जो इसके पास में टेक है वो काफी इनिशियल वाली है, तो यहाँ पर काफी सारे एडवांसमेंट्स नहीं होंगे। आई मीन ऑब्वियसली ट्राइब्स के लिए बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन जो रिसेंटली प्रेडेटर्स आई थी यानी कि प्रेडेटर मूवीज, उसके अंदर ये काफी ज्यादा एडवांस नहीं है। अब वो लोग वहां से भागते हैं और प्रेडेटर उनका पीछा करने लगता है और उस लड़के को पकड़कर जान से मार देता है। नारू खुद को बचाते हुए आगे बढ़ी रही थी कि उसका पैर जंगल के लगे हुए एक बियर ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और प्रेडेटर उसके पास में आता है, लेकिन शॉकिंगली वो उसको नहीं मारता और वहां से चला जाता है। अब नारू के पास फ्रेंचमैन आते हैं और वो उसे पकड़कर अपने बेस पर ले जाते हैं। उन सबके लीडर को देखकर नारू समझ जाती है कि इसी ने उन बफेलोस को मारा है, क्योंकि जो सिगार उनके पास में पड़ी हुई थी वही सिगार ये लीडर स्मोक कर रहा था। अब एक आदमी रफेल जो कि बहुत सी लैंग्वेजेस में बात कर सकता था, वो नारू से प्रेडेटर के बारे में पूछने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों को भी उसके ट्रेसेस मिले थे। और ये जो रफेल वाला रेफरेंस है ये कॉमिक से लिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, यानी कि एंडिंग में आपको बताऊंगा। अब उनका लीडर तभी ताबे को वहां से बाहर निकालता है जिसे उन दोनों ने पहले ही पकड़ लिया था और उसकी चेस्ट पर वो एक बड़ा सा कट लगाकर उसको टॉर्चर करता है। अगले सीन में वो एक ग्रुप में ताबे और नारू को एज अ बेट बांध देते हैं और बाकी के फ्रेंचमैन पास में ही छुप कर बैठ जाते हैं ताकि जब प्रेडेटर आएगा तो वो लोग उसको जान से मार देंगे। लेकिन प्रेडेटर उनसे 4 कदम आगे था, वो आकर उन लोगों को ही जान से मार देता है। अब वो ग्राउंड में आता है और ताबे उसे देखकर बोलता है कि वो इन दोनों को भी मार देगा, लेकिन नारू ये बोलती है कि वो उनको नहीं मारेगा और वो ऐसे शिकार नहीं करता, वो सिर्फ थ्रेट को ही हंट करता है, यानी कि जो उससे शक्तिशाली हो या फिर उसको थ्रेट पहुंचा सकता हो। ताबे बोलता है कि उस दिन शेर को ताबे इसलिए मार पाया था क्योंकि नारू ने उसको घायल कर दिया था और वो कमजोर हो गया था, यानी कि वो अपनी बहन की तारीफ कर रहा था। वो आगे ये भी बोलता है कि नारू हमेशा वो देख पाती है जो वो मिस कर देता है और उन दोनों को इस प्रेडेटर को मारना होगा। और नारू बोलती है कि उसे नहीं लगता कि ये मर सकता है, जिस पर ताबे ये बोलता है कि अगर ये ब्लीड करता है तो हम इसको मार सकते हैं। और ये कॉल बैक है ओरिजिनल प्रेडेटर 1987 का, जहां पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी ये फेमस लाइन बोली थी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पहली प्रेडेटर मूवीज को भी कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब ग्राउंड पर और भी लोग छुपे हुए थे और वो प्रेडेटर को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एज वी ऑल नो कि प्रेडेटर को आसानी से नहीं मारा जा सकता और वो एक एक करके उन लोगों को जान से मारने लगता है। और हम उसके गैजेट्स की एक झलक को देख पाते हैं, जिसके अंदर ब्लेड शील्ड होती है, एक चॉपर होता है जो कि किसी भी आदमी को चॉप कर देता है, डिस्क बॉम्ब्स होते हैं और उसका सिग्नेचर हैंड पैड तो है ही, जो कि उसकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल, मॉडिफाई और कमांड देने का काम करता है। नारू थोड़ा दिमाग लगाकर खुद को और ताबे को फ्री कर लेती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ताबे हॉर्सेस को लेने चला जाता है और नारू इन फ्रेंचमैन के बेस से सारी को लेने जाती है। अब यहाँ पर आकर बचे हुए फ्रेंचमैन उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ती है और एक एक करके उनको मार डालती है, क्योंकि भैया वो हंटिंग ट्राइब से थी। और अब तभी घायल रफेल वहां पर आता है जिसका एक पैर कटा हुआ था और वो नारू से हेल्प मांगता है। नारू हेल्प के बदले उसकी गन मांगती है और वो अपनी गन उसको दे देता है और चलाने का तरीका भी बताता है। नारू को गन के बारे में कुछ नहीं पता था। अब वो रफेल के पैर पर अर्ब्स लगाने लगती है और वो उसको वो येलो फ्लावर भी देती
होती है जिससे उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है, जिससे राफेल जल्दी ब्लीड नहीं करेगा और बच जाएगा। अब तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और नारू छुप जाती है और राफेल मरने का नाटक करने लगता है। प्रेडेटर राफेल के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो किसी को भी देखने के लिए थर्मल स्कैनिंग यूज करता है और राफेल की बॉडी अभी ठंडी हो गई थी तो वो उसे देख ही नहीं पाता, लेकिन प्रेडेटर का पैर राफेल पर पड़ने से वो स्क्रीम करने लगता है और प्रेडेटर उसको मार डालता है। और यहाँ से प्रेडेटर को सीख लेना चाहिए कि थर्मल स्कैनर्स हमेशा सही नहीं होते। खैर यहाँ पर ये चीज देखकर नारू समझ जाती है कि उस अर्ब से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके बाद में प्रेडेटर उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देख सकता और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो इस मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट यही चल रहा है कि आपको इस एलियन टेक्नोलॉजी को समझना होगा और उसको डिफीट करना होगा। सारी अब प्रेडेटर के ऊपर बार्क करने लगता है और प्रेडेटर उस पर अपने लेजर्स को लॉक कर लेता है और शूट करने ही वाला होता है कि तभी ताबे वहां पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेड गियर नीचे गिर जाता है और लेजर्स एक ट्री पर लॉक हो जाते हैं। और नारू देखती है कि प्रेडेटर जो एरो सारी पर शूट कर रहा होता है वो उसको ना लगकर उस ट्री को लग रही होती है जहां पर लेजर सेट हो रखे थे। ताबे अब उस प्रेडेटर से लड़ने लगता है और यहाँ पर अब कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि प्रेडेटर थर्मल स्कैनिंग हेड गियर से करता है, लेकिन उसकी खुद की आंखें भी है जिससे वो देख सकता है किसी भी नॉर्मल क्रीचर की तरह। खैर ताबे प्रेडेटर से लड़ते हुए उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है और नारू गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन उससे नहीं चलती। अब प्रेडेटर इनविजिबल हो जाता है और ताबे नारू से बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि अभी प्रेडेटर का थ्रेट ताबे है तो उसे यहाँ पर वो रोक कर रखेगा और ये उसका आखिरी वक्त है। नारू उसे घर लेकर जाए जिसका मतलब ये था कि वो उसको प्रेडेटर को हंट डाउन करने को बोल रहा था। अब जो प्रेडेटर होता है वो ताबे को स्टैब करके जान से मार देता है और नारू वहां से भाग जाती है। नारू अपने भाई की मौत से टूट जाती है और ताबे की माँ को भी अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है जिससे वो भी टूट जाती है। अब वो एक रिवर के पास में होती है और उसे फ्रेंच मैन लीडर दिखाई देता है और वो एक प्लान बनाती है। वो उस लीडर पर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देती है और उसे पकड़कर प्रेडेटर के ही एक गैजेट से उसका पैर काट देती है और ये गैजेट राफेल के पैर से निकले थे, यानी कि नारू को मिले थे, जो कि प्रेडेटर ने उस पर यूज किए होंगे। नारू बोलती है कि उसने उसके भाई को ब्लीड करवाया है तो उसको भी ब्लीड करना होगा और वो सोचता है कि नारू हंटर नहीं है, थ्रेट नहीं है और यही चीज उसको डेंजरस बनाती है कि वो उसे देख भी नहीं पाएगा कि वो उसको मार रही है। और ये लाइंस नारू ने लीडर के लिए नहीं बल्कि प्रेडेटर के लिए बोली है और वो उस येलो फ्लावर को खा लेती है जिससे उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है और वो प्रेडेटर के लिए इनविजिबल हो गई थी, यानी कि वो उसको स्कैनर से नहीं देख सकता था। प्रेडेटर उस लीडर को जान से मार देता है और नारू उसको शूट कर देती है और उसका हेड गियर नीचे गिर जाता है जिसको उठाकर वो वहां से भाग जाती है। अब वो एक जगह पर उस हेड गियर को रख देती है और उसके आसपास ट्रैप्स को लगाने लगती है। प्रेडेटर वहां पर आ जाता है और नारू उससे लड़ती है और सारी की हेल्प से और अपने ट्रैप से उसको एडवांटेज मिल रहा था और वो प्रेडेटर को काफी परेशान कर देती है और उसका हाथ भी काट देती है जिससे प्रेडेटर को काफी दुख होता है। अब प्रेडेटर उसको अपनी ब्लेड शील्ड से मारने ही वाला होता है कि तभी उसके टीथ को उखाड़ कर वो उसके अंदर ही स्टैब कर देती है और अब वो सारी की हेल्प से उसको घायल कर देती है और उसे एक रोप से खींचती है और उस मड में यानी कि कीचड़ में गिरा देती है, यानी कि दलदल के अंदर। अब प्रेडेटर जो होता है वो दलदल के अंदर धंसता तो है लेकिन वो आसानी से बाहर आ जाता है और अब वो अपने सामने बैठी हुई नारू के सामने एरो शूट करने लगता है ताकि वो उसको मार दे और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हियर कम्स द मास्टर प्लान, जहां पर नारू ने उस मड के साइड में ही उस प्रेडेटर के हेड गियर को रखा हुआ था और वो जो उसकी लेजर होती है ना वो प्रेडेटर के ऊपर ही पॉइंट हो जाती है और जैसे ही प्रेडेटर नारू पर एरो शूट करता है वो एरोज घूमकर सीधा प्रेडेटर को ही जाकर उसके सर में लग जाती हैं। अब अगली सुबह नारू अपने ट्राइब के पास में जाती है और उसके हाथ में प्रेडेटर का कटा हुआ सर था और ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और अब नारू को नया वॉर चीफ बना दिया जाता है, यानी कि उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन इसमें उसके भाई की और कुछ कबीले वालों की जान चली गई थी। अब यहाँ पर उसको वॉर चीफ इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो कि कोई और नहीं कर सकता था और नारू बोलती है कि उनको यहाँ से हटकर सेफ ग्राउंड पर रहना चाहिए। अब वो ट्राइब के लीडर को वो गन देती है जो कि उसको राफेल से मिली थी और ये गन वही सेम गन है जो कि प्रेडेटर 2 के अंदर डैनी ग्लोवर के कैरेक्टर लेफ्टिनेंट माइक हैरिगन को प्रेडेटर देता है एज अ गिफ्ट। और ये जो चीजें होती है ना ये सिंबोलिज्म होता है कि आपने अपने से बड़े किसी का शिकार किया है और इस मूवी के अंदर इस गन को दिखाने का मतलब ये है कि प्रेडेटर्स अब यहाँ पर वापस आकर नारू और उसकी ट्राइब पर अटैक पक्का करेंगे और ये गन किसी तरह से उनके पास में पहुंच जाएगी। अब मूवी के अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ड्राइंग में हम ये देख पाते हैं कि इसके बाद ही एलियन और प्रेडेटर्स ने उस ट्राइब पर अटैक कर दिया था और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रे यानी कि स्कल मूवी की कहानी, जो कि प्रेडेटर मूवी सीरीज के अंदर एक और फिल्म ऐड हो गई है। यहाँ पर स्टार्टिंग का दिखाया गया है कि 1719 में क्या हुआ था और ये राफेल वाली जो गन थी यहाँ पर वो पार्ट 2 में कैसे आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर राफेल का होना, फ्रेंच मैन का होना कॉमिक्स से मिलता जुलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में थोड़ा सा एडवांस प्रेडेटर यहाँ पर आया होगा जिसने कि नारू को खत्म कर दिया होगा और उसने एज अ ट्रॉफी इस गन को अपने पास रखा होगा, क्योंकि शायद से एंड में प्रेडेटर से लड़ने के लिए नारू ने इस गन का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और रीजन मुझको समझ नहीं आता। लेकिन अगर आपको बाकी के पार्ट्स का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्दी से जल्दी उनको कवर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी, ईस्टर एग्स और सारी की सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए